नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। देखिए, आज हम बात करेंगे शेखावाटी मिशन 100 के तहत 12th क्लास का हिंदी अनिवार्य में कवि परिचय को लेके। यानी कौन कौन से कवि अपने लिए इम्पोर्टेंट हैं और कवियों में आपको क्या क्या याद करना है, वो सारी चीज़ें हम आज जो है वो एक ही क्लास में तैयार करेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहली बात आपको बता दें कि कवि परिचय जो आएगा वो आपकी आरोह है भाग 2 जो है। आरोह है जो अपनी पुस्तिका है, उन्हीं कवियों में से कवि परिचय पूछा जाएगा। तो दूसरी वाली वितान वाली जो पुस्तिका है उसको आपको ध्यान नहीं देना है, उसकी तरफ कवि परिचय नहीं पढ़ना है, ठीक है। चलिए, यहाँ पे पहला प्रश्न हमारा है हरिवंश राय बच्चन को लेके। इनका जीवन परिचय हम देखते हैं। तो देखिए, हरिवंश राय बच्चन जो है अमिताभ बच्चन के फादर हैं और इनका जन्म जो है वह 27 नवंबर 1907 ईस्वी को इलाहाबाद में होता है। और प्रारंभ में इन्होंने जो है वो आकाशवाणी आकाशवाणी हम कहते हैं रेडियो को, मतलब रेडियो में काम करे। और साहित्यिक कार्यक्रमों से इनका लगाव था, जुड़ाव था। और फिर इन्होंने जो है विदेश मंत्रालय में, मतलब भाई विदेश मंत्रालय देखो क्या करता है कि विदेशों से संपर्क साधने में काम आता है। तो यहाँ पे हिंदी वाले की भी जरूरत पड़ेगी। और हिंदी वाले विभाग में जो है वो कौन जुड़े हैं, हिंदी विशेषज्ञ के पद पर कौन रहे हैं, हरिवंश राय बच्चन। और देखो, एक बड़ी और उपलब्धि मिली है, कहाँ मिली है कि राज्यसभा के लिए इनको जो है मनोनीत भी किया गया था। और 1976 की हम बात करें तो पद्म भूषण से भी इनको जो है वो सम्मानित किया गया था। और इनकी रचना है, देखो, दो चट्टानें, जो रचना है उस पर इनको मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार। और सन 2003 में मुंबई में इनका क्या हो जाता है, निधन हो जाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो इनके जीवन से संबंधित थी। अब आगे हम इनकी कुछ विशेषताएं, सॉरी, जो कुछ रचनाएं हैं उनके लेके हम बात करते हैं। तो रचनाओं में देखो, काव्य की बात करते हैं। मधुशाला याद रखना है 1935 में प्रकाशित हुई थी। मधु शब्द लगे हुए जितनी रचनाएं हैं वो सब की सब किसकी हैं, हरिवंश राय बच्चन की। फिर है मधुबाला 1938, मधु कलश है 1938 है, निशा निमंत्रण है, एकांत संगीत है। देखो भैया, याद रखवा में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मधुशाला शहद की शाला, मधुबाला, मधु कलश, ये तीन नाम तो था नहीं याद रही जैसी। इसके अलावा देखो, निशा निमंत्रण रात्रि बुलाती है तो क्या होता है, एकांत में संगीत सुनाने के लिए बुलाती है। आकुल अंतर, हमारा मन क्या हो जाता है, व्याकुल हो जाता है और फिर मिलने के लिए तड़पता है। सतरंगिणी, सतरंगिणी भी फिर देखो सात सात रंगों के साथ में विराजमान होते ही। आरती और अंगारे है, नए पुराने झरोके है, टूटी फूटी कड़ियाँ। मतलब ये साबु याद रखो कि थान याद रह जाए, जिया थानचो को लागे बिया पढ़ लो, ठीक है। चलिए, आत्मकथा को लेके मैं अगर बात करूं तो क्या भूलूं क्या याद करूं। आत्मकथा तो एक ही हुई, देखो, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक। अनुवाद भी करे, देखो, दो रचना को, हेमलेट और मैकबेथ का। डायरी भी लिखी है, प्रवासी की डायरी। तो प्रवासी की डायरी पूछी जा सके तो याद कर लियो। अब देखो, हरिवंश राय बच्चन जो है उनकी कुछ काव्यगत विशेषताएं भी हैं। उनमें है, देखो, पहली बात, हालावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। छायावाद की लाक्षणिक वक्ता की बजाय सीधी सादी जीवंत भाषा का प्रयोग किया है और संवेदना से युक्त गय शैली में अपनी बात कही है। और उन्होंने व्यक्तिगत जीवन में जो घटी घटनाएं हैं उनकी सहज अनुभूति बड़ी ईमानदारी के साथ में कविता के माध्यम से प्रकट की है। यही विशेषता हिंदी काव्य संसार में उनकी प्रसिद्धि का मूल आधार है। ठीक है, बढ़िया से याद कर लीजिएगा भाई, फेरमन ओल्ड में मना दीजिए ना, ठीक है। भाषा शैली को लेके अगर हम बात करें तो इनकी भाषा आम व्यक्ति के निकट है, मतलब थारा मारा सात्यांग है। बचपन का कवि रूप सबसे विख्यात है, सॉरी बच्चन का है ना। उन्होंने कहानी है, नाटक है, डायरी है आदि के साथ बेहतरीन आत्मकथाएं लिखी है। और इनकी रचनाएं बड़ी ईमानदार हैं और आत्मस्वीकृति और गज़ल शैली के कारण आज भी जो है पढ़ने लायक हैं और हम पढ़ते भी हैं, हमने यहाँ पढ़ी भी है। चलिए, ये तो थे हरिवंश राय बच्चन जी। अब आगे आप बात करांगा कुंवर नारायण की। कौन की बात करांगा भाई, कुंवर नारायण की बात करांगा। चलिए, कुंवर नारायण आधुनिक हिंदी कविता के प्रमुख कवि हैं। वो सशक्त हस्ताक्षर कोई नहीं याद नहीं रहे तो प्रमुख लिख दिया करो। इनका जन्म 19 सितंबर की बात है सन 1927 में, खटे हुए हो फैजाबाद उत्तर प्रदेश में हुए। और इन्होंने चिंतन परक लेख लिखे हैं, कहानियाँ भी लिखी हैं, सिनेमा जानो यो फिल्म फाल्म बनावे, अन्य कलाओं पर समीक्षाएं भी लिखी हैं। समीक्षा देखो क्या है, कोई जैसे मान लो फिल्म रिलीज हुई तो फिल्म के ऊपर वो फिल्म कैसी थी, कैसी होनी चाहिए, क्या उसमें अच्छाई थी, क्या बुराइयां थी, वो समीक्षा होती है ना।
इन्होंने अनेक पुरस्कारों से भी जो है वो नवाजा गया है, तो बढ़िया पुरस्कार भी इनको मिले हैं। कबीर सम्मान मिला है, व्यास सम्मान मिला है, लोहिया सम्मान मिला है, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है भाई, है ना, मतलब बड़ा सारा पुरस्कार मिल रहा है। रचनाओं को लेके हम बात करें तो तीसरे सप्तक के प्रमुख कवि हैं। प्रमुख रचनाएं देखिएगा, काव्य की बात करें तो चक्रव्यूह 1956 में प्रकाशित हुई, परिवेश हम तुम, अपने सामने कोई दूसरा नहीं, और इन दिनों, ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखो। प्रबंध काव्य आत्मजयी है। कहानी की बात करें तो आकारों के आसपास है। समीक्षात्मक आज और आज से पहले, और मेरे सामान्य साक्षात्कार, इकाएं हैं समीक्षात्मक ग्रंथि। आगे चलो भाई, आगे हम बात करें काव्यगत विशेषताओं की, तो कवि ने कविता को अपने सृजन क्रम में हमेशा जो है वो प्राथमिकता दी, फर्स्ट पोजीशन पे उसको रखा है। आलोचकों का मानना है कि उनकी कविता में व्यर्थ का उलझाव, अखबारी सतहीपन और वैचारिक द्वंद्व की बजाय क्या मिलता है, संयम है, परिष्कार यानी शुद्धता है, और साफ सुथरापन देखने को मिलता है। ये इनकी इंपॉर्टेंट बातें हैं। भाषा शैली भी देखो कैसी है इनकी, भाषा और विषय की विविधता इनकी विषय कविताओं के विशेष गुण माने जाते हैं। इनमें यथार्थ का खुरदरापन भी मिलेगा, और उनका सहज सौंदर्य भी, सीधी घोषणाएं और फैसले इनकी कविताओं में बिल्कुल नहीं मिलेंगे, क्योंकि जीवन में मुकम्मल तौर पर समझने वाला, एक मतलब बढ़िया तौर पर समझने वाला एक खुलापन इनके कवि स्वभाव की मूल विशेषता रही है, जो इन्हें प्रसिद्धि दिलाता है। ठीक है, अगले अपने जो 3 नंबर वाले कवि रहते हैं वो हैं रघुवीर सिंह सहाय। याद हो रहे हो लो, नहीं हो रही है तो टेंशन लेवा की बात को नहीं है, परीक्षा चालू होगी, आज से परीक्षाएं स्टार्ट हो चुकी हैं, सबको बहुत बहुत बधाई हो। लेकिन साइकोलॉजी मेरा ख्याल से कमी टाबरा के वाली है ना, ज़्यादा का कोई नहीं, तो टेंशन लेवा की जरूरत को नहीं है, परीक्षा टाइम है, घबराने की जरूरत को नहीं कि कोई चीज़ याद नहीं हो रही है, याद होएगी बिल्कुल, पढ़ोगा तो याद होएगी, है ना, और यहाँ सरसरी तौर पर रट्टा मारोगा तो फिर नहीं होएगी, है ना। चलिए, रघुवीर सहाय का जीवन परिचय हम देखें तो रघुवीर सहाय समकालीन हिंदी कविता के संवेदनशील कवि माने जाते हैं। मतलब छोटी छोटी बात पर खुश हो जानो, छोटी छोटी बात पर दुखी हो जानो, संवेदनशीलता का गुण है। इनका जन्म जो है लखनऊ उत्तर प्रदेश में 1929 में हुआ। साहित्यिक सेवा के कारण इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। देहावसान की हम बात करें, मृत्यु की बात करें तो 1990 में दिल्ली में हो गया था। 29 में जन्म और 90 में मृत्यु। रचना देखो इनकी, रघुवीर सहाय नई कविता के कवि हैं, और महत्वपूर्ण काव्य संकलनों की अगर हम बात करें तो सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए, देखो आई हुए, सीढ़ियों पर धूप में चढ़ी छो, जना देखो ओ आत्महत्या के विरुद्ध ही काम कर रहे हो आप, धूप में चढ़ोगे तो फिर जल्दी जल्दी हंसोगे आप, और हंस के कुछ दिनों बाद में भूल जाओगे। ठीक है, काव्यगत विशेषताएं देखिएगा कि रघुवीर सहाय ने अपने काव्य में आम आदमी की पीड़ा को व्यक्त किया है, और ये साठोत्तरी काव्य लेखन के सशक्त, यानी 1960 का लगभग की कविता ही बी के आसपास, प्रगतिशील चेतना संपन्न रचनाकार रहे हैं। इन्होंने सड़क है, चौराहा है, दफ्तर है, अखबार है, संसद है, बस है, रेल है, बाजार की भाषा में कविता लिखी है, मतलब आज जगह की भाषा को प्रयोग हुआ है, भी भाषा ने काम में ये लिए। भाषा शैली देखो, रघुवीर सहाय ने अधिकतर बातचीत की शैली में लिखा है, मतलब आपस में आदमी बातचीत किया कराया करे। इन्होंने कविताओं में अत्यंत साधारण तथा अनायास से प्रतीत होने वाली शैली में समाज की जो दारुण भयंकर जो विडंबना यानी दुर्भाग्य को व्यक्त किया है। साथ ही अपने काव्य में सीधी सरल और सदी सदी हुई भाषा का प्रयोग किया, मतलब भाषा बहुत बढ़िया काम में ली है। ठीक है, चलिए 4 नंबर वाले में जो हमारे जो कवि रहते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। देखो निराला का जन्म जो है 1897 को बंगाल के महिसादल नामक के रियासत के मेदिनीपुर जिला है, वहाँ पे इनका जन्म होता है 1897 को, और 15 अक्टूबर 1961 को इनका जो है वो निधन हो जाता है। और यथार्थ अनुभूतियों ने निराला के जीवन की दिशा ही मोड़ दी थी। ये रामकृष्ण मिशन है, अद्वैत आश्रम है, बेलूर मठ चले गए, वहाँ इन्होंने दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया, आश्रम के पत्र समन्वय का संपादन भी किया भाई। ठीक है, और साहित्यिक रचनाओं को लेकर अगर हम बात करें तो रचनाएं देखिएगा, रचनाएं हैं इनकी ये एक प्रतिभा संपन्न और प्रखर यानी तेज साहित्यकार रहे हैं। रचनाएं हैं काव्य संकलन में देखो, परिमल, गीतिका, अनामिका, तुलसीदास, कुकुरमता, याद रखनी है 4-5 एक ही। उपन्यास भी देखो कुछ याद करने हैं, जैसे अलका है, अप्सरा है, और कहानियां भी है, संग्रह निबंध भी लिखे, नाटक भी लिखे, रेखाचित्र, ये सारी लिखे हैं इन्होंने ना, तो इनको ज़्यादा महत्व नहीं देना है अपने को। काव्यगत विशेषताओं को लेकर देखिए बात करें तो इनको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि निराला जीवन के आधा स्तंभ थे, आधार स्तंभ है भाई, आधा स्तंभ नहीं है ना।
इनके काव्य में आपको छायावाद, प्रगतिवाद और प्रयोगवादी काव्य की विशेषताएं देखने को मिलती हैं। इनका विस्तृत काव्य संसार अपने भीतर संघर्ष, जीवन और क्रांति और निर्माण, ओज और माधुर्य, आशा निराशा के अवयव को कुछ इस तरह समेटे हुए है कि किसी सीमा में बंद नहीं पाता। उनकी कविता जो है उल्लास है, शोक है, राग विराग है, उत्थान पतन है, अंधकार प्रकाश का सजीव जो है वो चित्रण देखने को मिलता है। भाषा शैली को लेकर अगर हम बात करें तो निराला ने अपने काव्य में तत्सम शब्दावली युक्त खड़ी बोली का प्रयोग किया है। बंगला भाषा के प्रभाव के कारण इनकी भाषा में थोड़ी संगीतात्मकता है। जैसे अब मैं बोलता हूँ तो अपनी भाषा मारवाड़ी को प्रभाव आवे ना, तो वही बात है। गेयता का गुण भी पाया जाता है। इनकी भाषा में उर्दू, फारसी, अंग्रेजी के शब्द भी प्रयुक्त हुए हैं, मानो वे हिंदी के ही हों, है ना। अपन भी यहीं लग गए ना, मारवाड़ी बोलना लग गए ना। चलिए अगले अपने जो कवि रहते हैं वो हैं तुलसीदास जी। देखो सबसे बढ़िया 10वीं क्लास में याद रहा होगा। तुलसीदास जी का जन्म बांदा जिले के राजापुर गांव में 1532 को होता है, यूपी में है भाई। और कुछ लोग इनका जन्म सीही नामक स्थान मानते हैं। इनका बचपन बड़ा कष्टों में बीता है। बचपन में ही इनके माता पिता ने इनको त्याग दिया था और गुरु थे इनके नर हरिदास की कृपा से इन्होंने जो है वो राम भक्ति का जो मार्ग है वो इनको मिला था। रचनाएं इनकी कुल 12 रचनाएं हैं। रामचरितमानस है, कवितावली है, रामलला नेचू है, गीतावली है, दोहावली है, विनय पत्रिका है, रामाज्ञा प्रश्न है, कृष्ण गीतावली है, पार्वती मंगल है, जानकी मंगल है, हनुमान बाहुक है और वैरागी संदीपनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है रामचरितमानस को, एक महाकाव्य है। और कवितावली में राम कथा, कवित्व व सवेय छंदों में रचित है। और विनय पत्रिका में देखो भगवान की स्तुति की है, राम की स्तुति इन्होंने की है। चलिए काव्यगत विशेषताएं भी है, देखिएगा इनकी। गोस्वामी तुलसीदास राम भक्ति शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। ये लोकमंगल की साधना के रूप में भी जो है वो प्रतिष्ठित है। शास्त्रीय भाषा जैसे संस्कृत है तो उसमें सृजन क्षमता होने के बावजूद इन्होंने लोक भाषा कौन सी थी, अवधी और ब्रज ब्रज थी उस समय, साहित्य रचना का माध्यम बनाया। तुलसीदास में जीवन व जगत की व्यापक अनुभूति, मार्मिक प्रसंगों की अचूक समझ है। ये विशेषता उन्हें महाकवि बनाती है और महाकवि कहते हैं तुलसीदास जी को, महाकवि तुलसीदास जी। चलिए अवधी और ब्रज भाषा की संस्कृति कथाओं में सीता, राम और राधा कृष्ण की कथाओं को साधिकार अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया है। उपमा अलंकार के क्षेत्र में जो प्रयोग विशिष्ट कालिदास की पहचान है, वही पहचान सांग रूपक अलंकार में किसकी है, तुलसीदास जी की है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखिएगा। चलिए हमारे नेक्स्ट जो कवि रहते हैं वो है फिराक गोरखपुरी। देखिएगा ज़्यादा लंबा चौड़ा इनका जीवन नहीं है। तो फिराक गोरखपुरी उर्दू फारसी के जाने माने शायर माने जाते हैं। जन्म 28 अगस्त 1896 को गोरखपुर में होता है। मूल नाम की हम बात करें तो रघुपति सहाय फिराक था। इन्होंने रामकृष्ण की कहानियों में अपनी शिक्षा की शुरुआत की थी। बाद में देखिएगा अरबी, फारसी और अंग्रेजी में शिक्षा ग्रहण की है। 1917 में बात करें तो डिप्टी कलेक्टर के पद पर इनका चयन हो चुका था, लेकिन स्वतंत्रता का आंदोलन चल रहा था। 1918 में पद को जो है वो त्याग दिया। इन्होंने गुल्ले नगमा के लिए मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार और सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड भी मिला है। 1938 में इस महान हस्ती का जो है वो देहांत हो जाता है। चलिए प्रमुख रचनाएं देखिएगा कि गोरखपुरी जी ने शायरी के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित किए, जिसमें गुल्ली नगमा है, बज़्म ज़िंदगी, रंगे शायरी, उर्दू गज़ल हुई। 4-5 एक रचनाएं हैं, याद कर लीजिए बढ़िया सो, दिक्कत को नहीं आवेगी, है ना। काव्यगत विशेषताएं देखिएगा कि लोक जीवन और प्रकृति के पक्ष को उबारा है। इंसान के साथ जो गुजरती है उसकी तलक सच्चाई, यानी उसकी जो वास्तविक जो सच्चाई है और आने वाले कल के प्रति एक उम्मीद, दोनों को भारतीय संस्कृति और लोक भाषा के प्रतीक से जोड़कर इन्होंने अपनी शायरी का अनूठा महल जो है वो खड़ा किया है। भाषा शैली को लेकर अगर हम बात करें तो फिराक की उर्दू शायरी अपने लाक्षणिक प्रयोगों और वृत्त मुहावरेदारी के लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं। शेर लिखे नहीं जाते, कहे जाते हैं और ये एक तरह का संवाद होता है। मीर है, गालिब की तरह फिराक में भी इस शैली को साध कर आम आदमी या साधारण मन की जो बात है वो कही गई है। तो यहाँ पे हमारे जो है लगभग जो कवि हैं अपने, जो पद्य भाग वाले जो कवि हैं उनका परिचय हमने कर लिया है। गद्य भाग के कुछ बचते हैं तो उनको लेके हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो बने रहिएगा इसी तरह से। परीक्षा से पहले पूरा का पूरा शेखावाटी मिशन 100 जो है वो मैं करवा दूंगा। टेंशन नहीं लेना है, आराम से पढ़ाई करनी है और बढ़िया नंबर अचीव करने हैं। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।